हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे अरेंजमेंट्स के बारे में। होमवर्क आपको कुछ नहीं दिया था, बस वही क्वेश्चंस करने थे। आज थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। वही बेसिक कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन है, अरेंजमेंट्स पे ही है आज भी क्वेश्चंस। फिर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका मेन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है बेटा, वीडियो को ना पॉज करके, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़े से आपको दिख रहा है वर्ड प्रॉब्लम टाइप है ना, तो वीडियो को पॉज करके पहले तसल्ली से पढ़ लिया करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं मान रहा हूँ आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कह रहा है देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर अ क्लासिकल, 5 फॉर अ मैथमेटिकल एंड 4 फॉर अ नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। आप यूँ कह सकते हो 3 टाइप की स्कॉलरशिप मिल रही है। पहली क्लासिकल है, दूसरी मैथमेटिकल है, तीसरी नेचुरल साइंस है। ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट समझ लो आप, 3 सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप देनी है। पहले सब्जेक्ट के लिए क्लासिकल के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, मैथमेटिकल के लिए हमारे पास 5 कैंडिडेट्स हैं और नेचुरल साइंस के लिए हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में एक ही स्कॉलरशिप हमें देनी है। अब क्या पूछ रहा है वो पहले क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। कैसे कैसे ये स्कॉलरशिप्स बच्चों में बांटी जा सकती हैं, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे भाई, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप देखो प्रैक्टिकली सोचा करो बच्चों इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं, सपोज आपको ही मैंने एक अवार्ड दे दिया, कुछ भी प्राइज़ मनी वटेवर जो भी है, कोई कुछ भी, आपके हाथ में एक प्राइज़ है और आपको वो देना है, और आपके पास कितने कैंडिडेट्स हैं, 3। क्लासिकल का जो स्कॉलरशिप है उसके लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, तो आप तीनों में से किसी को भी दे सकते हो। यानी क्लासिकल वाली स्कॉलरशिप देने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3। ठीक है, एंड उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास मैथमेटिकल वाली स्कॉलरशिप देने के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं, 5। तो पाँचों में से किसी को भी मिल सकती है, तो उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, 5। एंड अगली कौन सी रह गई हमारे पास, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की स्कॉलरशिप के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं, 4। तो चारों में से किसी को भी मिल सकती है, तो इंटू 4। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 15 इंटू 4 60। तो 60 पॉसिबल वेज हैं इन स्कॉलरशिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करनी है इस क्वेश्चन में, बड़े काम की बात है भाई। दोनों पार्ट को ढंग से देखेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड। दोनों पार्ट्स में बेटा फ़र्क क्या है, पहले वाले पार्ट में कह रहा है तीनों स्कॉलरशिप्स आपको देनी है बच्चों को, तीनों स्कॉलरशिप्स आपको बांटनी है बच्चों में। इसमें सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप बांटनी है, या तो क्लासिकल, या तो मैथमेटिकल, या तो नेचुरल साइंस। इनमें से कोई एक ही स्कॉलरशिप आपको देनी है, बाकी नहीं देनी। ठीक है, जबकि फर्स्ट पार्ट में क्या था, तीनों देनी थी। तो अब यहाँ पे आपको ना एक कंसेप्ट बताऊँगा जो आगे बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, कि कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको ऐड करना है। तो इस बात को बच्चों ज़रा ढंग से समझेंगे, बिल्कुल ढंग से। सबसे पहले तो आपको एक फंडा बता देता हूँ कि कभी भी बेटा किसी क्वेश्चन में एंड साउंड कर रहा हूँ ना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, और अगर साउंड कर रहा हो तो ऐड करो। कैसे, एंड कहीं पे साउंड कैसे कर रहा होगा, एंड का मतलब क्या होता है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ये भी हो रहा है एंड वो भी हो रहा है, और मतलब हिंदी में या, कि दोनों में से एक ही काम होगा, है ना। जैसे अगर आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि मैं ये स्कॉलरशिप दी हमने क्लासिकल वाली, एंड मैथ्स वाली भी दी, एंड नेचुरल साइंस वाली भी दी, तो ये एंड है ना बीच में, क्योंकि सारी की सारी स्कॉलरशिप हमने दी हैं। बट सेकंड की अगर हम बात करें केस की, उसमें वो कह रहा है कोई एक ही स्कॉलरशिप देनी है, कोई एक ही देनी है, या तो क्लासिकल, या तो मैथमेटिकल, या तो नेचुरल साइंस। मतलब क्लासिकल और मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस, तो बीच में क्या है और, इसीलिए यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो सपोज हमें क्लासिकल वाली अगर देनी होती तो हमारे पास कितने ऑप्शन थे, 3, तो 3 है ना। इस बार हम बीच में प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने क्लासिकल दी तो हम मैथमेटिकल नहीं देंगे। क्लासिकल नहीं दी, वो कह रहा है क्लासिकल दो या फिर मैथमेटिकल दो। इंग्लिश में क्लासिकल और मैथमेटिकल, तो बीच में क्या है, और है, तो इसीलिए प्लस आएगा। ठीक है ना। अब मैथमेटिकल देंगे तो कितने ऑप्शन थे, 5, तो आ गया 5।
ऐसे ही अगर नेचुरल साइंस वाली देंगे तो 4, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए अपने पास 12। तो ये जो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है, कहाँ आपने ऐड करना है, ठीक है। क्या फ़र्क है भाई, जो क्या फ़र्क है कि मल्टीप्लाई तब करना है, एक सेकेंड भाई ये स्क्रीन की सेटिंग कर ले थोड़ी सी दोबारा से, कि मल्टीप्लाई तब करना है जब, जैसे ये 3 काम थे, साइंस की स्कॉलरशिप, मैथमेटिकल और जो भी था क्लासिकल है ना, तीनों की स्कॉलरशिप तीनों एक साथ देनी थी, तो बीच में एंड था। एंड मतलब क्लासिकल एंड मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंस, इधर बीच में और था कि क्लासिकल और, ये प्लस क्या दिखा रहा है, और मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस। सीधी सी बात है, जब इनमें से कोई एक ही काम होना है तो बीच में प्लस आएगा। और मल्टीप्लाई का मतलब है ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये वाली स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, ये वाली भी दी जा रही है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है अब ये। कह रहा है अ रूम हैज़ 6 doors, in how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door। ये तो बहुत ईजी है। कह रहा है 6 डोर्स हैं, तो जब बंदा रूम के अंदर जाएगा तो उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे रूम के अंदर जाने के लिए, 6। कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 6। फिर जब उसको बाहर आना है तो वो चाह रहा है कि वो बाहर डिफरेंट डोर से आए, मतलब जिससे गया था उससे ना आए। तो वो जब एक से गया होगा वो वाले से बाहर नहीं आएगा। ऑप्शंस उसके पास जाने के लिए 6 थे, पर गया तो किसी एक से ही होगा ना, 6 के 6 से थोड़ी चला जाएगा, 6 में से किसी एक से अंदर गया होगा, अब उससे बाहर नहीं आएगा। तो यानी बाहर आने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए भाई, 30। सिंपल, ठीक है ना। ये तो समझ गए ना, मल्टीप्लाई ही करेंगे यहाँ पे, तो एंड ही है ना, क्योंकि वो अंदर भी गया और बाहर भी आया। ये थोड़ी है या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। ये प्लस और मल्टीप्लाई का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। अगर मैं 6 + 5 लिखता, इसका मतलब होता या तो वो अंदर जाएगा 6 रास्ते, या तो वो बाहर आएगा 5 रास्ते। कोई मतलब ही नहीं है, उसको अंदर भी जाना है, उसको बाहर भी आना है, दोनों काम करने हैं। तो बीच में एंड ही आएगा ना, अंदर जाने के लिए 6 ऑप्शंस एंड बाहर आने के लिए 5 ऑप्शंस, क्योंकि जिससे अंदर गया उससे बाहर नहीं आएगा। हो गया भाई, चलते अगले क्वेश्चन के। क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose। एक बारी बेटा खुद को समझाने के लिए क्वेश्चन को खुद पढ़ा करो, एक बारी वीडियो को पॉज करके। कह रहा है हमें 4 letter वर्ड बनाना है, ठीक है, और हमें ये रोज जो वर्ड दे रखा है इसके लेटर्स को यूज़ करना है, ठीक है। 4 letter वर्ड बनाने हैं और रोज जो हमें दे रखा है, रोज के हमारे पास कौन कौन से लेटर्स हैं, एक R है, एक O है, एक S है, एक E है। इनको यूज़ करके हमें क्या बनाना है, 4 letter वर्ड, ठीक है। कह रहा है द रिपीटिशन ऑफ लेटर इज़ नॉट अलाउड। अगले केस में कह रहा है रिपीटिशन इज़ अलाउड, दोनों केस में करना है। तो वही जैसे लास्ट क्लास में हम नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे भाई, 4 letter का वर्ड बनाना है, तो आप यूँ कह दो ना, आपके पास 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको कुछ लिखना है। अब फर्स्ट वाला केस कर रहे हैं रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो जब मैं पहले प्लेस पे लिखने जाऊँगा मेरे पास चारों ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो यानी कि फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 4। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे प्लेस पे लिखने जाऊँगा तो पहले प्लेस पे चारों ऑप्शन अवेलेबल थे, उनमें से कोई एक लिख दिया होगा, मान लो S लिख दिया आपने, तो अब S को दोबारा कोई लिख सकते हो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो अब आपके पास इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन रह गए, 3। सही है ना, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो ऑप्शंस कम होते चले जाते हैं। ऐसे ही फिर अब आपने एक ऑप्शन और काट दिया, जैसे पहले S लिख दिया मान लो, फिर R लिख दिया, तो अब अगले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 2। सीधी सी बात है, ये 2 प्लेसेस आप भर चुके हो, टोटल 4 थे, ठीक है। यूँ मत देखना यहाँ 4 है यहाँ 3 है, ऑप्शंस 4 हैं, ऑप्शंस 3 है। लिखोगे तो यहाँ भी कोई एक ही लेटर, यहाँ भी कोई एक ही लेटर, 4 में से 2 आप लिख चुके हो, तो यहाँ के लिए अब कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे, है ना। फिर लास्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 1। तो आंसर इज 4 × 3 × 2 × 1, ख़त्म। कितना हो गया, 24। ऐसे ही अब सेकंड वाला देखें, अगर सेकंड वाले में रिपीटेशन इज़ अलाउड, तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो जो फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया वो दोबारा भी लिखा जा सकता है। भाई पहले प्लेस पे लिखने के लिए चारों ऑप्शन है, तो 4 आ जाएगा।
अब मान लो आपने फर्स्ट प्लेस पे एस लिख दिया तो क्या वो कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे एस लिख दिया तो एस को दोबारा भी लिखा जा सकता है, यानी कि हर प्लेस के लिए सारे ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो हर एक जगह कितने ऑप्शन होंगे? 4। तो कितना आ जाएगा आंसर? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 256। ठीक है भाई, समझ गए बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है भैया फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। नहीं समझ में आया तो तसल्ली से वीडियो पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, ठीक है? मैं मान रहा हूँ आपने पढ़ लिया है। अब ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है हमें ना एक सिग्नल बनाना है, एक सिग्नल बनाना है। ऐसा सिग्नल होगा जैसे 2 फ्लैग्स लगाने हैं, एक लगाना है फ्लैग, एक फ्लैग ऊपर लगाना है, एक फ्लैग नीचे लगाना है। कुछ इस तरीके का सिग्नल बनाना है। जैसे ऊपर हमने रेड कलर का फ्लैग लगा दिया, नीचे ग्रीन कलर का, ऐसा कुछ लगा दिया, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है, ठीक है ना? अगर ऊपर ग्रीन लगा दूंगा, नीचे रेड लगा दूंगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, है ना? कोई जैसे मान लो ना भाई कह रहा है 5 फ्लैग्स अवेलेबल है, कोई भी अलग अलग कलर के फ्लैग्स मान लो आपके पास हैं, ऊपर ब्लैक लगा दिया, नीचे वाइट लगा दिया, ठीक है? तो ये कोई और सिग्नल है। ऐसे ऊपर येलो लगा दिया, नीचे ब्लू, कुछ भी लगा दो, मतलब अलग अलग कलर के फ्लैग्स लगाऊंगा तो उसका सिग्नल का मतलब अलग हो जाएगा, उसका कुछ मतलब होगा, है ना? वो अपने आप में कुछ सिग्नल दे रहा होगा, ठीक है? अब ये कह रहा है कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, ऐसे आपको बताना है। अब सबसे पहला ध्यान तो आप इस बात पे देंगे, उसने ये नहीं कहा कि 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है। उसने कहा है जो सिग्नल बनाना है वो बनाना है बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। उसने बोला है कम से कम 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 ही यूज़ करने हैं, 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो बंदा या तो 2 फ्लैग्स यूज़ करेगा, 3 भी तो यूज़ कर सकता है, या फिर वो कितने फ्लैग्स यूज़ करेगा? 3 फ्लैग्स। तो यूँ भी कर सकता है, 3 फ्लैग्स, ऐसे 3 फ्लैग्स का सिग्नल भी बना सकता है। या फिर ये भी कर सकता है वो 4 फ्लैग्स का सिग्नल बना ले, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना? 4 फ्लैग्स का बना ले। या फिर वो ऐसे भी कर सकता है कि वो 5 फ्लैग्स का सिग्नल बना ले, ऐसे 5 फ्लैग्स लगा दे, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कम से कम 2 फ्लैग्स यूज़ करने हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि हमारे पास 5 ही ऑप्शन अवेलेबल है तो मैक्सिमम हम 5 ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5, ठीक है ना? तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लेंगे। बीच में प्लस क्यों आया आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि और की बात हो रही है भाई। या तो 2 फ्लैग्स वाला सिग्नल होगा या तो 3 का। ऐसा थोड़ी हो सकता है सिग्नल 2 फ्लैग का भी है और 3 फ्लैग का भी है। कभी देख रहा हूँ तो उसमें 2 फ्लैग नज़र आ रहे हैं, कभी 3, ऐसे जादू थोड़ी हो रहा है कोई। भाई या तो सिग्नल में मैं 2 फ्लैग लगाऊंगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, इनमें से एक ही काम करूंगा। ये सारे मैं नहीं कर सकता, समझ गए? अब मान लो मैं 2 फ्लैग्स का सिग्नल बना रहा होता तो पहले प्लेस पे लिखने के लिए, ऊपर पहले प्लेस पे लगाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होते? 5। भाई 5 फ्लैग्स थे ना, 5 में से कोई भी लगा सकता हूँ मैं ऊपर। फिर 5 में से कोई एक ऊपर लग गया तो अब वो नीचे तो लगेगा नहीं। देखो क्वेश्चन में ये बात कहीं नहीं लिखी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बट क्योंकि ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट रिपीट कैसे हो सकते हैं? भाई मान लो आपको कुछ लोगों को एक लाइन में खड़ा करना है, तो जो बंदा पहली पोजीशन पे खड़ा है वो दूसरी पे कैसे खड़ा हो जाएगा? एक ही जगह तो खड़ा होगा, है ना? एक बंदा एक ही जगह तो ऑक्यूपाई करेगा। ऐसी फ्लैग्स हैं भाई, एक फ्लैग अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो वही फ्लैग मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता। जो फ्लैग यहाँ लग गया वो यहाँ नहीं लग सकता, है ना? क्योंकि अगर मेरे को वो इधर भी लगाना है तो इधर से तो हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना? तो पहली जगह लगाने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास? 5। फिर कोई एक लग जाएगा तो अगली जगह के लिए कितने बचेंगे? 4। यानी कि जब मैं 2 फ्लैग्स यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 × 4। समझ गए भाई? पहले प्लेस पे लगाने के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4। तो अगर मैं 2 फ्लैग्स के सिग्नल बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? 20। अब ये भी हो सकता है मैं 3 फ्लैग्स के सिग्नल बना रहा हूँ, है ना? ये आ गया ना दूसरा केस, प्लस कि 3 फ्लैग के सिग्नल हो। अब 3 फ्लैग्स का अगर सिग्नल है तो पहले प्लेस पे लिखने के लिए 5 ऑप्शन होंगे, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, एक एक कम होता जाएगा ना। तो भैया 3 इस वाले केस में क्या आएगा? 5 × 4 × 3। अब वही बात है, ये भी हो सकता है मैं 4 फ्लैग्स का सिग्नल बनाऊं तो पहले प्लेस पे लगाने के लिए 5 ऑप्शन, एक लग गया
बचे 4 ऑप्शन, फिर एक लग गया बचे 3 ऑप्शन, फिर एक लग गया बचे 2 ऑप्शन। तो ये कब होगा? जब 4 फ्लैग्स का सिग्नल बना रहा हूँ। तो इसको भी लेना पड़ेगा केस को, 5 × 4 × 3 × 2। अब ये भी हो सकता है कि मैं 5 फ्लैग्स का बना लूँ सिग्नल। तो पहली जगह लगाने के लिए 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना। तो भैया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, आंसर आएगा 320। तो टोटल 320 सिग्नल्स बन सकते हैं 5 फ्लैग्स को यूज़ करके, अगर हम कम से कम 2 फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, ठीक है ना। 2 फ्लैग्स के सिग्नल प्लस 3 फ्लैग्स के सिग्नल प्लस 4 फ्लैग्स के सिग्नल प्लस 5 फ्लैग्स के सिग्नल। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर देयर। बेटा ये बात तो ध्यान रखना, जब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप वर्ड्स बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि वो मीनिंग के चक्कर में नहीं फंसना है। मान लो मैंने आपको ऐसे कोई 3 लेटर्स दे दिए, ABCD 4 दे दिए, मान लो मैं कह रहा हूँ इससे वर्ड बनाओ, तो वो वर्ड नहीं बनाना जिसका कोई मतलब हो, कुछ भी बनाना है। मतलब मैंने ABCD लिख दिया तो ये अपने आप में एक वर्ड है, BACD लिख दिया, ये भी एक वर्ड है, चाहे इसका कोई मतलब है चाहे नहीं है, ठीक है। हमें बस पॉसिबल अरेंजमेंट्स बतानी है। अब आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल लेटर्स होते कितने हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल लेटर्स कितने होते हैं बच्चों? टोटल लेटर्स होते हैं 26, है ना, 26 होते हैं। अब वो कह रहा है वर्ड बनाना है उसको 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स का, 3 लेटर वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड। तो आपको पता ही है क्या करेंगे, 3 लेटर वर्ड है, वही हमारे पास मतलब 3 प्लेसेस हैं, है ना। और उसने बोला है 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, डिस्टिंक्ट लेटर्स बोले हैं उसने। तो पहले प्लेस पे लिखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? इधर लिखने के लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी तो, कितने? 26। फिर उनमें से कोई एक मैंने यहाँ लिख दिया होगा, ABCD कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना यहाँ पे। फिर वो ऑप्शन अब दोबारा तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे लिखने के लिए अब कितने ऑप्शन रह जाएंगे? एक कम हो जाएगा, 25 रह जाएंगे। ऐसे ही फिर इधर लिखने के लिए अब कितने ऑप्शन रह जाएंगे? एक और कम हो जाएगा, 24 रह जाएंगे, बस हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो अपने आप, 26 × 25 × 24, तो जो भी आएगा आपका वो आपके टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स बन जाएंगे विद डिस्टिंक्ट लेटर्स यूजिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। हो गया। अगला देखते हैं भाई, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अ जेंटलमैन हैज़ 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। एक बंदे को 6 फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजना है। इन हाउ मैनी वेज कैन ही सेंड द इनविटेशन कार्ड टू देम इफ़ ही हैज़ 3 सर्वेंट्स टू कैरी द कार्ड्स। क्या कह रहा है, एक बंदे के पास 6 फ्रेंड्स हैं जिनको उनको इनविटेशन भेजना है, और 3 सर्वेंट्स हैं जिनके हाथों भेजना है वो, मतलब सर्वेंट्स लेके जाएंगे इनविटेशन फ्रेंड्स के घर पर, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने प्रैक्टिकली सोचना है, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन मत सोचना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना इस तरीके से कि भाई बंदे को 6 फ्रेंड्स के घर पे भेजना है, ठीक है ना। मान लो उसके 6 फ्रेंड्स हैं, कोई भी ABC ये नाम है, ठीक है, उन फ्रेंड्स के ABCDEF, ये 6 उसके मित्र हैं। इन 6 मित्र को उनको इनविटेशन भेजना है। तो जब वो A के घर भेजेगा इनविटेशन, तो वो कैसे कैसे भेज सकता है? उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं, तो A के घर वो तीनों सर्वेंट्स में से किसी को भी भेज सकता है इनविटेशन लेके। A के घर वो तीनों में से किसी भी सर्वेंट को भेज सकता है। तो यानी कि A के घर इनविटेशन भेजने के उसके पास 3 तरीके हैं, 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से किसी भी सर्वेंट को भेज दे। समझ गए बात? एंड अब उसको B के घर इनविटेशन भेजना है। जब वो B के घर इनविटेशन भेजेगा तो कितने सर्वेंट्स अवेलेबल है? तीनों। उसने ये थोड़ी कहा है सेम टाइम पे इनविटेशन भेजना है। अगर सेम टाइम पे इनविटेशन भेजना होता तो भेज ही नहीं पाता, क्योंकि बंदे 6 हैं और सर्वेंट 3 है। तो ऐसा कुछ नहीं है सेम टाइम पे भेजना है, बस भेजना है, कभी भी भेजो। तो अब एक बात है भाई, वो तो उसके सर्वेंट है, उसकी बात मानेंगे ही। ये तो है नहीं जो एक जगह चला गया वो मना कर देगा मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, इस बात का कोई तुक नहीं है, ठीक है। वो किसी भी सर्वेंट की रेल बना सकता है, किसी को कितनी भी बारी कहीं भी भेज सकता है। तो जब वो दूसरे फ्रेंड के घर B के घर पे भेजेगा इनविटेशन, फिर से वो तीनों में से किसी को भी भेज सकता है। जिसको A के घर भेजा था उसे दोबारा भी भेज सकता है, ठीक है। तो B के घर भेजने के लिए भी उसके पास कितने सर्वेंट्स अवेलेबल हैं? 3। ऐसे C के लिए भी 3, D के लिए भी 3, E के लिए भी 3, F के लिए भी 3, बस हो गया।
आंसर इज 3⁻6 विच इज 729। ठीक है बच्चों, सिंपल। कई बच्चे ना इस तरीके के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 3⁻6 लिख देते हैं, कभी 6⁻3 लिख देते हैं। तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि भैया इनविटेशन भेजना है दोस्त के घर पे, दोस्त को नहीं भेजना है इनविटेशन के पास, सर्वेंट को भेजना है दोस्त के पास। ठीक है ना, दोस्त के पास सर्वेंट को भेजना है, सर्वेंट को भेजना है दोस्त के पास। याद रखना, दोस्त को नहीं भेजना सर्वेंट के पास। प्रैक्टिकली सोचोगे तो अपने आप समझ में आएगा क्या लिखना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 6⁻3 या 3⁻6। एक आधा और क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो इसी के जैसा कराऊँ पहले एक क्वेश्चन, जैसे ये है। देखो क्या कह रहा है ये, इन हाउ मैनी वेज 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी वोन इन 4 फिंगर्स। अच्छा, कह रहा है 5 रिंग्स हैं आपके पास, अब आपको उनको 4 उंगलियों में पहनना है, तो कितने तरीके से आप उन्हें पहन सकते हो। 5 रिंग्स हैं और 4 उंगलियां हैं आपके पास। अब आपको ये सोचना है बेटा, रिंग को फिंगर में डालते हैं या फिंगर को रिंग में डालते हैं। रिंग डालते हैं फिंगर में, ठीक है। ऐसे सोचना है कि आपके हाथ में 5 रिंग्स हैं, पकड़ लो एक हाथ में 5 रिंग्स। अब पहली रिंग जब आप पहनाने जाओगे, आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4, कि चारों फिंगर्स में से कहीं पे भी आप वो रिंग डाल सकते हो। ठीक है ना, कि भैया 5 रिंग्स थी, जब मैंने पहली रिंग उठाई पहनने के लिए तो मेरे पास कितनी फिंगर्स अवेलेबल है, 4। तो वो पहली रिंग मैं चारों में से किसी भी फिंगर में डाल सकता हूँ। तो पहली रिंग डालने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 इंटू, फिर दूसरी रिंग उठाऊंगा तो अब उसको डालने के लिए कितने ऑप्शन है। बच्चा क्या देता है सर, 3, क्योंकि एक फिंगर में तो डाल दी ना एक रिंग। अरे भाई फैशन का दौर है, ठीक है, कुछ भी होता है, लोग एक उंगली में 10-10 रिंग भी पहन लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि एक फिंगर में एक ही रिंग पहननी है, तब तक आपने ऐसा कुछ ड्रामा नहीं करना है। आप उसी फिंगर में दूसरी रिंग भी पहना सकते हो। ठीक है, तो जब पहली रिंग हमने पहनाई, हमारे पास 4 फिंगर्स अवेलेबल थी, 4 ऑप्शन थे। दूसरी रिंग के लिए भी 4 ही फिंगर्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि जिसमें पहली रिंग डाली है उसमें दूसरी भी डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे तीसरी रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, 4th रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे और 5th रिंग के लिए भी 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो आंसर इज 4⁻5। सही है, 1024। समझ गए ना। पहली रिंग उठाई, वही प्रैक्टिकली काम करो। पहली रिंग उठाई, उसको पहनाओ फिंगर्स में, कितनी फिंगर्स अवेलेबल है, 4। फिर दूसरी रिंग उठाई, उसके लिए भी 4। तीसरी रिंग उठाई, उसके लिए भी 4। अगली रिंग उठाई, उसके लिए भी 4 फिंगर्स अवेलेबल है। अगली रिंग उठाई, उसके लिए भी 4 फिंगर्स अवेलेबल है। समझ गए। देखो ऐसा ही ये क्वेश्चन है एक। क्या कह रहा है ये, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। आपके पास 5 लेटर्स हैं जिन्हें आपको पोस्ट करना है और 4 लेटर बॉक्सेस है। आजकल तो कोई लेटर भेजता नहीं, लेटर बॉक्स पता है क्या होते हैं, जगह जगह बने होते हैं ना, उसमें लेटर डाल देते हैं। बॉक्स होता है, समझ लो एक, जिनको नहीं भी पता यूँ समझ लो कोई बॉक्स है जिसमें आपको लेटर डालना है, बात खत्म। अब लेटर को बॉक्स में डालूंगा ना, बॉक्स को तो लेटर में डालूंगा नहीं, लेटर को उठा के किस में डालूंगा, बॉक्स में। बॉक्स नहीं डलेगा लेटर में। तो आप लेटर उठाओ बारी बारी एक एक, आपको पता लग जाएगा कैसे होना है। कितने लेटर्स है, 5। तो जब हम पहला लेटर उठाएंगे तो उस लेटर को डालने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 बॉक्सेज है ना। तो पहला लेटर चारों में से किसी में भी जा सकता है। तो फर्स्ट लेटर को डालने के लिए ऑप्शन हो गए 4। ऐसी सेकंड लेटर भी चारों में से किसी भी बॉक्स में जा सकता है। भाई जिस एक बॉक्स में आपने पहला लेटर डाला उसमें दूसरा भी तो डाल सकते हो, ये थोड़ी है दूसरा नहीं डाल सकते उसमें। तो दूसरे लेटर के लिए भी हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 4। ऐसे ही तीसरे लेटर के लिए भी कितने बॉक्सेस रहेंगे, 4। 4th लेटर के लिए भी 4, 5th लेटर के लिए भी 4। तो आंसर इज 4⁻5, 1024। ठीक है ना। तो अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सर आंसर 4⁻5 आएगा या 5⁻4। अगर आप प्रैक्टिकली देखो, 5⁻4 उन्हीं का आएगा जो बॉक्स को उठा के लेटर में डालेंगे। बॉक्स को उठाएंगे, लेटर में डालेंगे। अगर आप लेटर पकड़ो और सोचो, पहला लेटर उठाया, हाँ भाई अब इसको किस में डालूँ, हाँ 4 ऑप्शन है। दूसरा लेटर उठाया, हाँ भाई 4 ऑप्शन है। ऐसे सोचोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द फॉलोइंग प्राइजेस गिवन अवे टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, फर्स्ट इन केमिस्ट्री, फर्स्ट इन इंग्लिश। अच्छा, क्वेश्चन समझो भाई। पहले नहीं समझ में आया तो तसल्ली से उसको पढ़ो, तसल्ली से उसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो क्या कह रहा है।
सबसे पहले तो एक बात पे ध्यान देंगे, क्लास में 30 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। अब उनको प्राइजेस देने हैं। सबसे पहले आप बात करो मैथ्स के प्राइज़ की। मैथ्स में आपको 2 प्राइज़ देने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ मैथ्स की बात करते हैं कि भाई मैथ्स का प्राइज़ देना है। अब बच्चों मैथ्स का प्राइज़ देने के लिए जब आप मैथ्स का फर्स्ट प्राइज़ देने जाओगे तो इन 30 बच्चों में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है ना। तो फर्स्ट प्राइज़ के लिए कितने ऑप्शन है? 30। एंड जब आप मैथ्स का सेकंड प्राइज़ देने जाओगे, मैथ्स का सेकंड प्राइज़ देने जाओगे तो कितने ऑप्शन होंगे? क्या जो बच्चा फर्स्ट आया वही सेकंड आ जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है, जो फर्स्ट आया वो सेकंड तो नहीं आ सकता ना। तो फर्स्ट आने के लिए अगर 30 बच्चे थे, 30 में से कोई भी एक फर्स्ट आ गया, तो अब जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आएगा, तो सेकंड तो बाकी 29 में से आया होगा ना कोई। तो सेकंड प्राइज़ के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमारे पास? 29। ये हो गया मैथ्स का प्राइज़। अब एंड, अब देखो इधर भी मल्टीप्लाई आया, इधर भी मल्टीप्लाई आया, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। क्यों भाई? फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राइज़ देने थे ना, तो बीच में एंड था। ये भी 2 है ना, फर्स्ट वाला प्राइज़ भी 2 एंड सेकंड वाला भी 2। ये थोड़ी है या तो फर्स्ट वाला प्राइज़ देना है या तो सेकंड वाला। अगर ऐसा कुछ होता कि या तो फर्स्ट प्राइज़ देना है या तो सेकंड, तो बीच में क्या आता? प्लस। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो भी देना है वो भी देना है। अब हम देते हैं अगले सब्जेक्ट का प्राइज़। अगले सब्जेक्ट का किसकी बात हो रही है? अगले सब्जेक्ट की भाई, अगला सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स। फिज़िक्स की बात करते हैं। तो अब फिज़िक्स का प्राइस देना है जब, तो देखो इधर भी मैंने प्लस ही मल्टीप्लाई किया, प्लस नहीं किया। क्यों? उसने कहा है मैथ्स का प्राइस भी 2, मैथ्स का प्राइस भी 2 एंड फिजिक्स का प्राइस भी 2। और आपको पता है एंड मतलब मल्टीप्लाई। भाई अगर ऐसा होता ना, या तो मैथ्स वाला प्राइस दो या तो फिजिक्स वाला, मतलब मैथ्स वाला और फिजिक्स वाला दो, तो फिर हम बीच में प्लस लगाते। पर वो क्या कह रहा है? दोनों दो, मैथ्स भी 2 एंड फिजिक्स भी 2, इसीलिए मल्टीप्लाई लगाया। अब फिजिक्स वाले प्राइस, फिजिक्स में भी 2 प्राइस देने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फिजिक्स में फर्स्ट 30 में से कोई भी तो आ सकता है। ये थोड़ी है जो मैथ्स में फर्स्ट सेकंड आ गए वो फिजिक्स में फर्स्ट नहीं आएंगे। तो फिजिक्स में फर्स्ट इन 30 में से कोई भी आ सकता है ना। ऐसे ही फिजिक्स में सेकंड फिर 29 ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि जो बंदा फिजिक्स में फर्स्ट आ गया इन 30 में से वो सेकंड तो नहीं आएगा, तो सेकंड 29 में से कोई आएगा। ये हमने फिजिक्स के प्राइस दे दिए। अब आ जाओ अगले सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही प्राइस देना है, उनको पैसे ख़त्म हो गए उनके पास, सिर्फ फर्स्ट आया जो बच्चा उसी को प्राइस दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट तो इन 30 में से कोई भी आ सकता है ना। केमिस्ट्री में फर्स्ट तो इन 30 में से कोई भी आ सकता है। फिर अगला प्राइस हमें देना है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए प्राइस देना है, वो भी सिर्फ एक ही देना है, फर्स्ट इन इंग्लिश। तो 30 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है इंग्लिश में, ठीक है। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो अगर ये पेपर में आ जाए तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे छोड़ देना। 30 की पावर 4 दिख रही है, हाँ 29 की पावर 2, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये इसमें? कह रहा है 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house। ध्यान से पढ़ना भाई। 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of 8 floor house। Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor, beginning with the first. Find the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin at any one of the 7 floors at different floors। ठीक है भाई, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके पहले तसल्ली से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, तभी समझ में आएगा जो करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे पहले क्या कह रहा है। देखो हिंदी में समझते हैं ज़रा, क्वेश्चन है क्या अपनी भाषा में, कि भैया एक बिल्डिंग है जिसमें 8 फ्लोर है इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड को भी गिना जा रहा है, 8 फ्लोर है, एक ग्राउंड हो गया और 7 हो गए ऊपर। और आगे क्या कह रहा है, उसमें 5 बंदे चढ़ गए लिफ्ट में, 5 बंदे ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट में घुस गए। अब क्या है, उन 5 में से कोई भी किधर भी उतर सकता है, कोई भी किसी फ्लोर पे उतर सकता है। हमें क्या पता किसको कहाँ उतरना है ना। तो हमें बताना है कितने वेज हैं कि वो उस लिफ्ट से उतरे, नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन लीव द लिफ्ट, ठीक है, वो लिफ्ट से उतरे। अब वो कह रहा है पहला केस क्या है कि कोई किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। भाई जनरल बात तो यही है, अगर कुछ नहीं भी लिखा होता तो कोई बंदा किधर भी उतर सकता है, ये बात तो फैक्ट है। तो पहला बंदा जो है वो 7 में से किसी भी फ्लोर पे उतर जाएगा, है ना। 8 ऑप्शन मत लेना, अबे जहाँ चढ़ा है वहीं कोई उतर जाएगा। चढ़ा ही क्यों लिफ्ट में, ग्राउंड फ्लोर पे वो चढ़ा लिफ्ट में तो वहीं थोड़ी उतर जाएगा।
7 है ना, ऊपर के जो 7 फ्लोर है वहाँ से कहीं भी उतर सकता है। तो पहला बंदा 7 में से किधर भी उतर जाएगा, अगला बंदा भी 7 फ्लोर्स में से कहीं भी उतर जाएगा, थर्ड बंदा भी 7 में से कहीं भी उतर जाएगा, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। समझ गए ना, ये पहला बंदा है जो 7 में से कहीं भी उतर सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। सिंपल। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 7 की पावर 5। ये तो वो हो गया जब कोई भी किधर भी उतर सकता है। अगले पार्ट में इसने ड्रामा करा है, इसने कहा हर बंदा अलग फ्लोर पे उतरेगा, हर बंदा अलग फ्लोर पे उतरेगा। तो जो पहला बंदा है, किसी को भी पहला मान लो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहला बंदा किस फ्लोर पे उतरेगा, क्या पता किस पे उतरेगा। तो अगर पहला बंदा 7 में से किसी भी फ्लोर पे उतरता है, पहले बंदे के लिए 7 ऑप्शन है ना। जो पहले उतरेगा उसके पास तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, 7 में से कहीं भी उतर जाएगा। पर जो दूसरा बंदा उतरेगा उसके पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जिस फ्लोर पे पहला बंदा उतरा है उस पर वो नहीं उतरेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सब अलग फ्लोर पे उतरेंगे। तो दूसरे बंदे के लिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तो उसके पास 6 ऑप्शन रह जाएंगे। तीसरे के लिए फिर एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 बंदे उतर चुके हैं ना। तो जो तीसरा बंदा होगा उसके लिए 2 ऑप्शन कम हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 5। फिर अगले के लिए एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, 4। अगले के लिए एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, 3। बस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया क्वेश्चन। सही है भाइयों, सही है। चलो अब बेटा ये क्वेश्चन है कुछ जो आपको होमवर्क में करने हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है भाई। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। एक ये क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है जी। वीडियो पॉज करके लिखना है। ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए तीनों होमवर्क में तो आप बहुत बढ़िया जा रहे हो। इनको भी आप होमवर्क में करेंगे। एक और आ गया, इसको भी होमवर्क में करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, 1 2 3 4। ये तो हो गया होमवर्क बढ़िया वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक होमवर्क। देखो ये 4 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, 1 2 3 4, प्लस आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 करनी है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है भाई। एक तो ये करनी है, और प्लस आपको एक प्रैक्टिस शीट भी करनी है जो मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, ऐप पे, या आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस शीट 1। ये भी आपको करनी है होमवर्क में, ठीक है। आज का अपना इतना ही होमवर्क है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।